वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज के वीडियो में हम न्यूज़ कवर करेंगे। 21 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। ठीक है। फिर 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड केरला के बेहद प्रसिद्ध मलयालम फिल्म एक्टर मोहनलाल को देने की घोषणा हुई है। फिर हिंदी फिल्म है होमबाउंड, इसको सेलेक्ट किया गया है जो भारत सरकार का ऑफिशियल नॉमिनी होगा फॉर द 98th ऑस्कर अवार्ड 2026। फिर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है, जो H1B वीज़ा है, अब से जो अप्लाई करेगा अमेरिका जाके काम करने के लिए, उसको वन टाइम 1 लाख रुपीज़ का फीस जमा करना पड़ेगा यूएस में। तो फिर H1B वीज़ा प्रोग्राम है क्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया है गोल्ड कार्ड वीज़ा स्कीम, जिसके तहत जो बहुत अमीर लोग हैं जिनके पास एक्सेप्शनल टैलेंट है वो अमेरिका में वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। और फिर जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट है, अमेरिका में फॉरेन मिनिस्ट्री को स्टेट डिपार्टमेंट कहते हैं, उसने जो चाबहार पोर्ट है ईरान का, उस पर जो सैंक्शन लगता था उसको एग्जम्पशन दे दिया था, इसको भी उसने ख़त्म कर लिया। इसका मतलब अमेरिका से 3 न्यूज़ आ गए हैं। फिर अमेरिका के दबाव के अंदर आते हुए यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया है रशिया से जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG, जिसका इंपोर्ट वो 31 दिसंबर 2027 को करने वाला था, उसको अब थोड़ा पहले कर 1 जनवरी 2027 से लागू करेगा। फिर इंडिया और UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, इन्होंने ट्रेड टारगेट सेट किया है $100 बिलियन का अगले 3 साल में। 13th इंडिया UAE हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट की मीटिंग अबू धाबी में हुई थी, यहाँ पे ये सब डिसीजन लिया गया था। फिर बिम्स्टेक, इसके यंग लीडर्स समिट मीटिंग 2025 ये गुवाहाटी में आयोजित किए गए थे। स्पोर्ट्स में स्मृति मंधाना ने वुमेन ODI वनडे इंटरनेशनल में दुनिया का सबसे सेकंड फास्टेस्ट 100 लगाया है और इंडिया की तरफ से फास्टेस्ट 100 है। और अर्शदीप सिंह वो पहले भारतीय बॉलर बन गए हैं मेंस क्रिकेट में जिन्होंने T20 इंटरनेशनल्स में 100 विकेट्स लिए हैं। ये सारा न्यूज़ है जो इस वीडियो में कवर किया जा रहा है, और ये सारे न्यूज़ एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए रखा गया है और उन पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया जिससे रेगुलरली एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं एक डे। 21 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। और ये देखो 2025 में इंटरनेशनल डे ऑफ पीस का थीम क्या है, एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। ये यूनाइटेड नेशन घोषित करता है। इसका मतलब 2025 का जो थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस का, वो है एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। अब देखो इसका बैकग्राउंड क्या है। 1981 में यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली है, आम सभा, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया और उसने कहा हर साल थर्ड ट्यूसडे को, इसका मतलब सितंबर महीने का जो थर्ड ट्यूसडे होगा उसको ऑब्जर्व किया जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। थर्ड ट्यूसडे को क्यों चूज किया गया, क्योंकि हर साल थर्ड ट्यूसडे को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक सेशन स्टार्ट होता है उस साल का, UNGA का। और यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इसको हाईलाइट करते हुए 1981 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया और कहा गया हर साल थर्ड ट्यूसडे ऑफ सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाएगा। बाद में फिर क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया, 2001 में एक रेजोल्यूशन पास किया और उसने कहा नहीं, अब 21 सितंबर से हर साल मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। और उसने इसमें जोड़ दिया डे ऑफ नॉन वायलेंस। देखो डे ऑफ नॉन वायलेंस अलग होता है, ठीक है, लेकिन उसने इसमें जोड़ दिया है
और अपील यही किया जाता है पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, युद्ध हो रहा है, कम से कम इस दिन युद्ध विराम होना चाहिए, पीस होना चाहिए। इसी को देखते हुए 21 सितंबर 2021 से 2001 से 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है। ये तो देखो इसका बैकग्राउंड है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस किस दिन मनाया जाता है? अब तो हम लोग 21 सितंबर ही करेंगे। और दूसरा इसमें रहता है ना, 2025 का थीम क्या है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस बार थीम सेलेक्ट किया है एक्ट नाउ फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। ये हमारा काम का है। दूसरा, ये मोहनलाल है, केरला के बेहद प्रसिद्ध फिल्म एक्टर। दो बहुत फेमस हैं केरला के फिल्म एक्टर, एक ममूटी, दूसरा मोहनलाल। गोपी भी है जो बीजेपी के एमपी भी बने हुए हैं। तो इस बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार देखो 2023 का दिया जा रहा है, ठीक है। तो 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए मोहनलाल को चुना गया है, ठीक है। ये दादा साहब फाल्के अवार्ड है ना। और ये श्री मोहनलाल जी हैं। देखो ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये 1969 में शुरू हुआ था। देविका रानी पहली थी जिसको 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो अगर वहां से हम काउंट करें तो फिर मोहनलाल जो है वो 55th पर्सन है, 55वां पर्सन है, 55वां व्यक्ति है जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये अवार्ड जब 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स होगा, ये सितंबर अक्टूबर में ही होता है, वहाँ पे इनको भी ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। और पिछले साल ये अवार्ड दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को। तो 54th यानी कि 2022 दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर थे मिथुन चक्रवर्ती, और 2023 ये 55th हो गए आपके मोहनलाल। हमेशा याद रखना, इंडिया में फिल्म में जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है फिल्म में, वो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। फिर थोड़ा सा दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में जान ले। जैसा कि पहले आपको बताया था, इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 1969 में, और सबसे पहले जिसको ये अवार्ड मिला था वो देविका रानी थी। ये फिल्म की एक्ट्रेस थी। इसमें अवार्ड विनर्स को अब 10 लाख रुपए दिया जाता है, एक स्वर्ण कमर मेडेलियन होता है और एक शॉल दिया जाता है। ये अवार्ड भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने धुंधीराज गोविंद फाल्के, जिनको हम लोग दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं, उनके सम्मान में ये इस्टेब्लिश किया गया था। दादा साहब फाल्के का फिर ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन था जिसके कारण उनके नाम पे ये अवार्ड रखा गया है? भारत का जो पहला फीचर फिल्म था राजा हरिश्चंद्र, 1913 में दादा साहब फाल्के ने बनाया था। इसका मतलब भारत में जो फिल्म इंडस्ट्री आप देख रहे हो उसका सूत्रधार, भीष्म पितामह दादा साहब फाल्के थे। इसीलिए दादा साहब फाल्के के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। वैसे उनका असली नाम है धुंधीराज गोविंद फाल्के, ठीक है। फिल्म से ही देखो, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जो अवार्ड है वो है ऑस्कर अवार्ड। ऑफिशियली इसको हम लोग कहते हैं एकेडमी अवार्ड्स। तो फिर इसमें ना एक कैटेगरी है, ये तो देखो बेसिकली हॉलीवुड्स का है, मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, वो ये अवार्ड देता है। ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म अवार्ड माना जाता है। इसमें एक कैटेगरी है, वो कैटेगरी है इंटरनेशनल। इसका मतलब अमेरिका छोड़कर विश्व के दूसरे देश भी अपने फिल्म को इस कैटेगरी के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो बेस्ट फिल्म होगा उसको फिर ये अवार्ड मिल जाएगा। इस बार भारत सरकार ने हिंदी फिल्म होम बाउंड इसको नॉमिनेट किया है एज अ ऑफिशियल नॉमिनी।
फॉर द 98 ऑस्कर अवार्ड 2026। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ये तो है इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी एट द 98 एकेडमी अवार्ड्स। एकेडमी अवार्ड्स को ही हम लोग जानते हैं ऑस्कर के नाम से। और ये याद रखिएगा, जो पिछले साल यानी कि 2025 में हुआ था, उसमें भारत सरकार ने फिल्म भेजा था, वो किरण राव जो आमिर खान की वाइफ थी, उनकी फिल्म है लापता लेडी। और ये फिल्म आमिर खान ने ही बनाया था। उनकी जो वाइफ थी किरण राव, उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, निर्देशित किया था। ठीक है, इस बार जो होम बाउंड मूवी है उसको सेलेक्ट जो है ना, जैसे ऐसे याद रखना, जो ऑफिशियल फिल्म जाती है ऑस्कर के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, एक फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसमें सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर वगैरह सारे इसके मेंबर्स होते हैं। वो 13 मेंबर जूरी बनाता है, बहुत सारे फिल्म्स को वो देखते हैं, फिर वो रेकमेंड करते हैं एक फिल्म, उसी फिल्म को इंडिया की तरफ से भेजा जाता है ऑस्कर के लिए। तो इस बार जो ज्यूरी था, उसके जो हेड थे वो थे आपके एन चंद्रा, ये भी फिल्म मेकर है। ठीक है, इनकी जूरी ने इस बार होम बाउंड को सेलेक्ट किया है फॉर 98 ऑस्कर अवार्ड 2026। ये भी याद रखिएगा, पहली बार किसी भारतीय फिल्म को जो नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर के लिए, वो था आपका मदर इंडिया। ठीक है, नरगिस की मूवी थी ये, इसको डायरेक्ट किया था महबूब खान। ये वन ऑफ द आइकॉनिक मूवी है इंडिया का, और इसको नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर के लिए 1957 में। वो अलग बात है कि ये अवार्ड जीत नहीं पाया था। तो थोड़ा सा होम बाउंड के बारे में जान लें। जो होम बाउंड फिल्म है ना, सबसे पहले ये याद रखना, ये हिंदी लैंग्वेज फिल्म है। कभी कभी ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है ये किस भाषा की मूवी है, तो याद रखिएगा हिंदी है। ठीक है, इसके डायरेक्टर है नीरज गैवान। एक्टर कौन है, ईशान खट्टर, जानवी कपूर और विशाल जेठवा। ठीक है, ये होम बाउंड से आप याद रखना ऑस्कर के लिए। इस बार देखते हैं क्या किसी इंडियन फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिलता है या नहीं इस कैटेगरी में। क्योंकि ध्यान ये रखिएगा, इंडिया नॉमिनेट तो करता है, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 मूवी है जो फाइनल राउंड तक पहुंची है। एक तो आपका वही हो गया मदर इंडिया, फिर एक फिल्म था आपका सलाम बॉम्बे मीरा नायर की, और एक था आमिर खान की मूवी लगान। ये 3 मूवी ही सिर्फ भारत की फाइनल में पहुंची थी, लेकिन अभी तक किसी भी इंडियन फिल्म को इस कैटेगरी में, इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने 2-3 चीज किए हैं। एक काम क्या किया है, जो H1B वीज़ा के लिए जो अब एप्लीकेशन कोई भी करेगा, ये आज से लागू 21 तारीख को लागू हुआ है, 21 सितंबर से, उसको $1 लाख का फीस जमा करना पड़ेगा। ये भी एक बार के लिए, इससे पूरा हड़कंप मचा हुआ है भारत में। ठीक है, अब देखो ये न्यूज़ है क्या, ऐसे याद रखना, जो अभी पहले काम का, अब 21 सितंबर 2025 के बाद, ये अमेरिकन 21 सितंबर है, ठीक है, 21 सितंबर 2025 के बाद अगर कोई अमेरिकन कंपनी किसी विदेशी वर्कर को स्पॉन्सर करेगा फॉर H1B वीज़ा, ताकि वो अमेरिका में जाके काम कर सके या फिर हायर डिग्री के लिए पढ़ाई कर सके, ये भी होता है, काम के साथ साथ ना डिग्री वाला भी इसमें कोटा होता है, तो फिर उसको अमेरिकी सरकार को वन टाइम फी पे करना पड़ेगा $1 लाख। ठीक है, इसका मतलब अगर इन्फोसिस या अमेजॉन जो भारत में है अगर वो किसी इंडियन इंजीनियर को अमेरिका में भेजता है काम करने के लिए H1B वीज़ा पे, तो अमेजॉन को $1 लाख पहले जमा करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के पास। डोनाल्ड ट्रंप का मतलब अमेरिकी सरकार के पास। जबकि ये पहले कितना हुआ करता था, ये लगभग होता था $1500।
ठीक है। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार ये जो बाहर के लोग आते हैं वहाँ पे, जिसमें से 71% तो इंडियंस होते हैं, ये अमरीकी जॉब खा जाते हैं। इसके कारण अमरीकियों को नौकरी नहीं मिलती। और आजकल अमेरिका में मागा का बुखार चढ़ा हुआ है। ये वर्ड आप बहुत सुनते होंगे, मागा। मागा होता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि सारा वर्ल्ड अमेरिका का फ़ायदा उठाता है, वो कहता है ये बंद करेंगे। इसलिए वो अमेरिकी कंपनी को कह रहा है अब अमेरिकी को, जो अमेरिकी वर्कर है उसको हायर करो। उसी लिए इसने $1 लाख कर दिया है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत पे पड़ेगा। ठीक है, वो देखो कैसे पड़ता है। तो पहले हम लोग समझ लें H1B वीज़ा प्रोग्राम है क्या। ठीक है, यहाँ पे देखो एक वर्ड आ गया वीज़ा। वीज़ा एक डॉक्यूमेंट है जो एक कंट्री के द्वारा इशू किया जाता है दूसरे कंट्री के सिटीजन्स को, ताकि वो उस देश में आ सके। और उस वीज़ा में ये लिखा रहता है आप कितने दिन के लिए हमारे देश में रहोगे, किस पर्पस के लिए आ रहे हो, जॉब के लिए आ रहे हो, टूरिस्ट हो, बिजनेस के लिए आ रहे हो, किस चीज़ के लिए आ रहे हो। वो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है उसको वीज़ा कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई इंडियन अमेरिका जाना चाहता है तो उसको अमेरिका से वीज़ा लेना पड़ेगा, तभी वो अमेरिका जा पाएगा। और वीज़ा के लिए उसको भारत के में जो अमेरिकी एम्बेसी है वहाँ पे उसको ठप्पा लगवाना पड़ता है। पासपोर्ट से कंफ्यूज मत होना। पासपोर्ट जो डॉक्यूमेंट है वो एक कंट्री अपने सिटीजन को इशू करता है। ठीक है, ये उसमें सर्टिफाई करता है कि ये हमारे देश का नागरिक है। ठीक है, और फिर उस बेसिस पे उस दूसरे देश वाले उसको वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। तो पासपोर्ट तो भारत सरकार इशू करेगा हमें, लेकिन अगर हमें अमेरिका जाना है तो वीज़ा हमें अमेरिकन गवर्नमेंट इशू करेगा। ठीक है, 1990 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था यूएसए में। कारण था 1990s में अगर आप चले जाओ, उस समय सिर्फ एक ही देश का नाम होता था, जापान। ऐसा लगता था कि जापान अब न तब अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। जापान की कंपनियां सोनी, टोयोटा, होंडा ये पूरे वर्ल्ड में छाई हुई थी। अब देख लेना अमेरिका की जो हॉलीवुड की स्टूडियोज थी, अभी भी आपको दिख जाएगा सोनी। ये सारे आपके अमेरिका के कल्चरल आइकन्स वगैरह को खरीद रहे थे। उस समय अमेरिका में एक पैनिक आ गया था। अमेरिकियों को लग रहा था कि जापान उसको ओवरटेक कर देगा। तो फिर कैसे इससे निपटा जाए, अमेरिकी सरकार ने कहा हम बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करेंगे अमेरिका। वो अमेरिका में काम करेंगे, इनोवेशन करेंगे, जिससे कि फिर अमेरिका का जो एज है ना वो उसको मिल जाएगा और अमेरिका जापान से आगे निकल जाएगा। ये कहते हुए अमेरिकी गवर्नमेंट ने 1990 में इसको लागू किया था। क्यों? ताकि बाहर से हाईली स्किल्ड वर्कर्स अमेरिका में आके काम कर सके। अब इसमें देखो ध्यान रखना, हम लोग अधिकतर सोचते हैं ना कि आईटी वर्कर्स ही आते हैं। नहीं नहीं, इसमें इंजीनियर्स भी है, डॉक्टर्स भी हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स भी हैं, सारे हैं। बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स वहाँ जाते हैं काम करने के लिए H1B वीज़ा पे। ठीक है, इसीलिए अमेरिकी गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया। हर साल 85,000 वीज़ा अभी जारी किया जाता है H1B, जिसमें से 65,000 तो नॉर्मल है, 20,000 है ना वो हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज़ के नाम पे दिया जाता है। और इसमें से 71% वीज़ाज जो है ना इंडियंस को मिलते हैं। चाइनीज़ का करीब 11% है इसमें। ठीक है, ये इशू किया जाता है आपका वीज़ाज। आप याद रखना, ये प्रोग्राम अमेरिका में हाईली सक्सेसफुल हुआ था। आपने नाम सुना होगा एलियन मस्क को। एलियन मस्क भी H1B वीज़ा का ही प्रोडक्ट है। आपने सुना होगा सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का H1B वीज़ा का ही प्रोग्राम है। एक मैं नाम भूल रहा, परप्लेक्सिटी
AI उसने इन्वेंट किया है, वो भी H1B वीज़ा। नाम ले लो, ये सारे जो यंग पर्सन्स थे सारे H1B वीज़ा पे अमेरिका गए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक जगह है, सिलिकॉन वैली के नाम से फेमस है, जहाँ पे ये सारे आए और उन्होंने वर्ल्ड का हाईटेक सेंटर उसको बना दिया और अमेरिका वो हाईटेक कंपनीज के नाम से जाने लगा। ये H1B वीज़ा का ही असर है यूएस में। डोनाल्ड ट्रंप को कौन समझाए, ठीक है। अब देखो, इस वीज़ा के तहत क्या होता है, आपको शुरू में 3 ईयर का मिलेगा, आप अमेरिका में रह सकते हो, काम कर सकते हो। फिर 3 साल के बाद इसको 3 साल और बढ़ा के किया जा सकता है, ठीक है। सॉरी, इसको एक्सटेंड करके 6 ईयर्स, यानी कि 3 साल आपको बढ़ाया जा सकता है, 6 ईयर्स। H1B वीज़ा में जो जाते हैं अमेरिका, वो एलिजिबल हो जाते हैं ग्रीन कार्ड वीज़ा प्रोग्राम्स के लिए। ग्रीन कार्ड अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसको बताते हैं उसके साथ जोड़कर। आज की डेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा होल्डर्स कौन कौन है, किसके कर्मचारी हैं? अमेजॉन, TCS, थर्ड पे आता है माइक्रोसॉफ्ट, फोर्थ पे आता है मेटा, फिफ्थ पे आता है एप्पल, सिक्स पे आता है JP मॉर्गन चेस। इसलिए देख लो सारे जो है ना हाईटेक कंपनीज हैं, ठीक है। तो यही लग रहा है कि इनको ज़्यादा झटका लगेगा, ठीक है। ये है H1B वीज़ा, और ये H1B वीज़ा का कहानी है, कैसे ये आया और किस तरह से इसने अमेरिका को वर्ल्ड का इनोवेटर बना दिया है। इसीलिए तो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ट्रम्प को, वो कह रहे हैं कि अमेरिका में टैलेंट कहाँ है। जब अमेरिका ने चीनियों को भगाया था अमेरिका से, वो सारे चीनी वापस गए चीन में। आज देखो, चीन इनोवेशन में बहुत आगे निकल गया है, वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। अमेरिका को और इंडियंस चाहिए, कम नहीं। लेकिन अगर ये वापस भारत में इंडियंस आते हैं तो इससे फ़ायदा इंडिया को ही होगा। आगे देखिए क्या होता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया था गोल्ड कार्ड वीज़ा स्कीम। ये इसने अपना चेहरा भी लगा दिया है उसमें ठीक है। तो देखते हैं गोल्ड कार्ड वीज़ा स्कीम क्या है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है, एक तरफ तो उसने साइन किया H1B वीज़ा पे $1 लाख आपको एक बार में देना पड़ेगा। फिर उसने कहा, हम चाहते हैं कि अमेरिका में बहुत अमीर आएँ और एक्सेप्शनल टैलेंट आएँ, इससे अमेरिकी सरकार को बहुत पैसा मिलेगा। तो वो कहता है ये लोग कैसे आएंगे, तो कहता है ना, अगर कोई विदेशी, देखो वर्ड यूज़ होता है ना लॉ में, एलियन, हमारे संविधान में भी यही शब्द यूज़ किया गया है, एलियन। एलियन का मतलब होता है विदेशी, लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से। हम लोग कानूनी पचड़े में उतना ना पड़े। अगर कोई विदेशी गोल्ड कार्ड स्कीम के तहत अमेरिका आना चाहता है तो उसको अमेरिकी सरकार को $1 मिलियन देना पड़ेगा, अमेरिकी डॉलर। या अगर कोई कंपनी कोई बहुत ही टैलेंटेड आदमी को भेजना चाहता है अमेरिका उसके लिए काम करने के लिए, कंपनी के लिए, तो कंपनी को उस आदमी के बिहाफ पे अमेरिकी सरकार को $2 मिलियन देना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है इससे बहुत पैसे आएंगे अमेरिका में, ठीक है। तो फिर इससे उस विदेशी को फ़ायदा क्या होगा, उसको वीज़ा मिलने में आसानी होगा। और जो ग्रीन कार्ड जो होता है ना, 10-10 साल 12-12 साल लोग वेट करते हैं, उसमें भी उनको प्राथमिकता या प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। फिर आ गया ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड देखो होता क्या है, ग्रीन कार्ड पहली चीज़ याद रखना, ग्रीन कार्ड का मतलब ये नहीं होता कि वो अमेरिका का नागरिक है, ठीक है। तो फिर ग्रीन कार्ड है क्या, अमेरिका में कोई एक विदेशी नागरिक को जिसको ग्रीन कार्ड मिल गया है, जो बहुत मुश्किल से मिलता है, उसको अमेरिका में काम करने का अधिकार और रहने का अधिकार है इनडेफिनेटली, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है। लेकिन शर्त क्या है, हर 10 साल पे ना आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा इसको, है ना। लेकिन इससे आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। बहुत सारे इंडियंस जो अमेरिका में हैं उसमें से बहुत कम आपके अमेरिकी नागरिक हैं,
अधिकतर जो है ना ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि आप अमेरिकी सरकार का कानून नहीं तोड़ोगे, आप ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। इसलिए देखिएगा बहुत सारे इंडियंस कुछ बोल नहीं पा रहे हैं ट्रम्प के खिलाफ, क्योंकि अगर उन्होंने ट्रम्प के खिलाफ कुछ बोला उनका ग्रीन कार्ड उसी समय कैंसिल कर देगा वो। इसीलिए वो लोग चुपचाप बैठे हैं, जबकि ट्रम्प आप जानते हो भारत को बहुत अपमानित कर रहा है। ठीक है, ये होता है गोल्ड कार्ड और ये होता है ग्रीन कार्ड। तो ग्रीन कार्ड अमेरिकी नागरिकता नहीं है, ये आपको रहने खाने पीने का वहाँ पे अधिकार देता है। ठीक है, ठीक है। अमेरिका से नेक्स्ट न्यूज़ है, अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है यानी कि उसका फॉरेन मिनिस्ट्री, उसने भारत को जो एग्जामिशंस दिया था ऑन चाबहार पोर्ट उसको विड्रॉ कर दिया है। ठीक है, चाबहार पोर्ट कहाँ है? ईरान में। अब देखो ये न्यूज़ क्या है। ठीक है, न्यूज़ में यही याद रखिएगा, अमेरिका ने एक कानून पास किया था जिसको कहते हैं यूएस ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट ऑफ 2012, जो लागू हुआ था 2013 में। इसमें देख लो वर्ड यूज़ किया है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब किससे है? न्यूक्लियर वेपन। ईरान पे शक किया जाता है कि वह चोरी छुपे न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, जबकि ईरान एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है, जिसके तहत वो परमाणु बम नहीं बना सकता, लेकिन वो रिसर्च के लिए कर सकता है। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के अनुसार ईरान यूरेनियम का इनरिचमेंट लेवल इतना कर चुका है कि उसको सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि वो सिविलियन यूज़ के लिए करेगा, इसका मतलब वो बम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर दूसरे देश चाहते हैं कि कोई तीसरा देश बम ना बनाए, क्योंकि अभी वर्ल्ड में सिर्फ लीगली 5 देश बम रख सकते हैं, एटम बम। अमेरिका, चीन, रशिया, फ्रांस और चाइना। और ये पांचों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सदस्य भी हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर भी हैं। ईरान को बम से बनाने से रोकने के लिए अमेरिका ने ये कानून पास किया था। उसमें बहुत तरह के प्रोविजंस हैं। उसमें एक ये था, अगर ईरान में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करेगा तो उस पर सैंक्शंस वगैरह लग जाएंगे। 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने, उसने ईरान के ऑयल पे लगा दिया सैंक्शन। भारत उस समय मान गया उसकी बात, और भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। ठीक है, लेकिन फिर उसी डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में भारत सरकार को छूट दे दी, आप चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट कर लो। उसका एक कारण था। ठीक है, कारण देखो क्या था। टू 2015 में इंडिया और ईरान ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें इंडिया इन्वेस्ट करेगा और डेवलप करेगा ईरान के चाबहार पोर्ट को। फिर 2016 में इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, एग्रीमेंट का नाम था इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर। इसमें क्या होगा, चाबहार पोर्ट का जो शाहिद बहस्ती टर्मिनल है उसको यूज़ किया जाएगा और फिर रेल नेटवर्क के द्वारा उसको अफगानिस्तान भेजा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अफगानिस्तान इम्पॉर्टेंट है। क्यों? अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। आप देखो इधर से वो अफगानिस्तान पाकिस्तान से घिरा है, नीचे ईरान है, ऊपर देखो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। ठीक है, तो अगर भारत सामान भेजना चाहता अफगानिस्तान के, तो फिर उसको पाकिस्तान के थ्रू भेजना पड़ेगा, जो इंडिया को एक्सेप्टेबल नहीं था, ना ही अफगान्स को था। इसीलिए चाबहार पोर्ट को माना जाता था एक पोर्ट होगा जिससे कि इंडिया, अफगानिस्तान और फिर आगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज को ये भेजा जाएगा। जब हम लोग कहते हैं ना सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया देश, इसमें आता है ताजिक, ठीक है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर आपका आता है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक, ये 5 हैं। ठीक है,
तो इनको ये सामान भेजने के लिए प्लान किया गया था। बाद में चाबहार पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा बनाया गया है। जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये 7200 किलोमीटर लॉन्ग है। ये लिंक करेगा इंडियन ओशन को, पर्शियन गल्फ को, कैस्पियन सी को थ्रू ईरान। इसका मतलब इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मीनिया, अजरबैजान, सेंट्रल एशिया और यूरोप, रशिया के थ्रू ये INSTC ये कॉरिडोर है, बहुत महत्वाकांक्षी कॉरिडोर है जिसमें चाबहार पोर्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। लेकिन इस पे लगा दिया उसने सैंक्शन। ठीक है, ठीक है। ये जो चाबहार पोर्ट है इसमें 2 टर्मिनल हैं, एक है शाहिद कलंतरी और एक है शाहिद बहस्ती। शाहिद बहस्ती जो है ये इंडिया के पास है। ठीक है। मई 2016 में भारत सरकार ने ईरान के साथ एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें वो शाहिद बहस्ती टर्मिनल को 1 साल के लिए ऑपरेट करेगा और उसमें एग्रीमेंट ये था कि हर साल ये ऑटोमेटिकली 1-1 साल के लिए बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 1 ही साल का था। फिर 2017 में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने ये ऑपरेशन संभाल लिया, लेकिन पिछले साल मई 2024 में सर्बानंद सोनोवाल जो ट्रांसपोर्ट आपके वाटरवेज मिनिस्टर भी है वो ईरान गए थे और भारत और ईरान के बीच में 10 साल का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड शाहिद बहस्ती पोर्ट को टर्मिनल को 10 साल तक चलाएगा। यानी कि पहले होता था ना 1-1 साल बढ़ेगा, यानी कि हर साल के बाद ये होता था कि बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा ईरान। वो 10 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये याद रखना, शाहिद बहस्ती पोर्ट टर्मिनल जो चाबहार पोर्ट का एक टर्मिनल है वो पहला इंटरनेशनल पोर्ट है जिसको कोई एक इंडियन कंपनी ऑपरेट कर रहा है। इस तरह से भी ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ये तो सिग्निफिकेंस था चाबहार का हमारे लिए। ठीक है, अब इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड आ गया ना, थोड़ा सा जान लो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और ये सब्सिडरी है सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का। ठीक है, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ये सागरमाला प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है भारत में। मैरीटाइम प्रोजेक्ट है ये। तो फिर मैरीटाइम में तो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता होगा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। इसी के मिनिस्टर है ना सर्बानंद सोनोवाल। इसको भारत सरकार ने 2015 में बनाया था और इसका मेन मकसद ये था ना, ये ऑपरेट करेगा शाहिद बहस्ती टर्मिनल को। और भारत सरकार का एम्बिशन है, भारत सरकार चाहता है कि इंडियन कंपनी इंडिया से बाहर जाके विदेशी पोर्ट्स का भी ठेका ले। इससे भारत को अपना व्यापार फैलाने में मदद मिलेगा। लेकिन अब सैंक्शन के कारण ये प्रॉब्लम में आ गया है, क्योंकि क्या कोई विदेशी कंपनी या देश इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को ठेका देगा या नहीं, क्योंकि उस पर अमेरिका सैंक्शन लगा सकता है। इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम है भारत के लिए। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड में याद रखना, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुनील मुकुंदन। थोड़ा सा चाबहार ये स्टैटिक में आ सकता है। ये देखो चाबहार को, चाबहार यहाँ पे है गल्फ ऑफ ओमान में और ये कनेक्ट हो रहा है किससे? कांडला से। कांडला गुजरात में है। ठीक है, तो कांडला पोर्ट से वहाँ पे है ना, ये सीधा यहाँ से शिप होगा, वो जाएगा चाबहार पोर्ट ईरान में। फिर यहाँ से ट्रेन लाइन के थ्रू वो आपका जरांज और काबुल, ये भी रेल नेटवर्क भारत बना रहा है। ये काबुल तक जाने का इसका है, तो ये पूरा प्लान था। ठीक है, तो स्टैटिक में थोड़ा क्या याद रखना, पहला ये ईरान का एकमात्र ओशियानिक पोर्ट है। ओशियानिक पोर्ट का मतलब वो बंदरगाह जो किसी एक महासागर पे स्थित है, ओशन बोलते हैं ना उसको। ये ओशन कौन सा है? इंडियन ओशन। तो फिर एक्चुअली लोकेशन इसका गल्फ ऑफ ओमान में है, लेकिन गल्फ ऑफ ओमान में आते के साथ ही आप आ जाते हो कहाँ पे? इंडियन ओशन में आ जाते हो।
इसका लोकेशन कहाँ है? मकरान कोस्ट, एक बलूचिस्तान प्रोविंस है पाकिस्तान में, और उसी से सटा हुआ ईरान में भी बलूचिस्तान है, उसको कहते हैं सिस्तान बलूचिस्तान। ठीक है, तो सिस्तान बलूचिस्तान का जो मकरान कोस्ट है वहाँ पे लोकेटेड है चाबहार। और याद रखना, मकरान कोस्ट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, उसका ट्रेडिंग होता था मकरान कोस्ट से। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था चाबहार पोर्ट में 2 टर्मिनल हैं, शहीद कलांतरी और शहीद बेहस्ती। ठीक है, जो नियरेस्ट पोर्ट है चाबहार का वो है कांडला पोर्ट, ये गुजरात में है, और इसकी दूरी कितनी है? 550 नॉटिकल माइल फ्रॉम कांडला। ठीक है, जबकि मुंबई से इसकी दूरी कितनी है? 786 नॉटिकल माइल्स। फिर अमेरिका पे ही रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन वाले को, अगर रशिया को रोकना चाहते हो यूक्रेन में, आपको भी सैंक्शन लगाना पड़ेगा रशिया के खिलाफ, सिर्फ हम ही नहीं लगाएंगे। यूरोपियन यूनियन अमेरिका के दबाव में आ गया और उसने ये कदम उठाया। उसने कदम क्या उठाया? 27 मेंबर यूरोपियन यूनियन में 27 यूरोप के देश हैं। उसने टारगेट अनाउंस किया है कि रशिया से जो एलएनजी गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो जो इंपोर्ट करता था वो 1 जनवरी 2027 से बंद कर देगा। जबकि जस्ट पहले उसने टारगेट सेट किया था 31 दिसंबर 2027। ट्रंप के दबाव में 31 दिसंबर से बढ़ाकर इसने कर दिया 1 जनवरी 2027। याद रखना, 2021 में यूरोपियन यूनियन अपना 45% गैस का रिक्वायरमेंट रशिया से पूरा करता था, लेकिन जब रशिया ने 2022 में अटैक किया यूक्रेन पे, वो वॉर जानते हो आज भी चल ही रहा है, और यूक्रेन को फंड कौन कर रहा है? यूक्रेन को फंड कर रहा है आपका यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। उसके बाद से इन्होंने धीरे धीरे रशिया पे अपना एनर्जी का जो डिपेंडेंस है वो कम कर दिया है। इसके बावजूद भी 18% अभी भी यूरोप का जो गैस होता है वो आता है रशिया से। तो फिर आप कहोगे कि ये गैस की पूर्ति कौन कर रहा है? गैस का पूर्ति कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका कहता है रशिया से मत खरीदो, हमसे खरीदो। भारत को भी तो यही कहता है, आप रशिया से तेल मत खरीदो, हमसे खरीदो। अमेरिका बहुत तेज है क्योंकि वो इसमें उसी को फ़ायदा होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखिएगा, अभी भी रशिया गैस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन करता है? बेल्जियम, नेदरलैंड्स, फ्रांस, स्पेन एंड पोर्चुगल। ठीक है, लेकिन इसमें एक पेंच है। ये जो रशिया पे नया सैंक्शन यूरोपियन यूनियन प्रपोज कर रहा है वो तभी लागू होगा जब यूरोपियन यूनियन के 27 देश, हर देश का पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगा। वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसीलिए देखिए होता है या नहीं। एग्ज़ाम का क्वेश्चन, यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं? 27 मेंबर कंट्रीज है, सारे यूरोप के हैं। अमेरिका से रशिया से एलएनजी खरीदना कब बंद करेगा? 1 जनवरी 2027 को। ठीक है, ये इसमें काम का चीज़ है। नेक्स्ट, अमेरिका के भारत पे भी सैंक्शन लगा चुका है और भारत के बहुत सारे गुड्स पे उसने 50% का टैरिफ लगा दिया। तब से भारत सरकार चाह रहा है वो ट्रेड को डाइवर्सिफाई करे। इसी में एक उसका बेहद इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात ने टारगेट सेट किया है $100 बिलियन का ट्रेड टारगेट, एक्सक्लूडिंग ऑयल एंड प्रीशियस स्टोन। यानी कि ये 25-26 चल रहा है, 3 साल के अंदर $100 बिलियन का ट्रेड होना चाहिए तेल और प्रीशियस स्टोन। प्रीशियस स्टोन का मतलब हो गया जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड वगैरह। तो ऑयल और प्रीशियस स्टोन को अगर छोड़ दें तो फिर हमारा यूनाइटेड अरब अमीरात का ट्रेड जो है वो 100 बिलियन का होना चाहिए 3 साल में। ये एम्बिशियस टारगेट कैसे पूरा करेगा भारत? देखो इसकी कहानी है। 2022 में इंडिया और यूएई ने
कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था। ये बेसिकली फ्री ट्रेड है। फ्री ट्रेड में बेसिकली आपका गुड्स का आता है। कॉम्प्रिहेंसिव जब बात करती है ना, इसमें गुड्स के साथ साथ सर्विस भी हो जाता है और ह्यूमन मोबिलिटी, यानी कि आपके इंडियन वर्कर्स भी यूएई जा सकते हैं, वो भी इधर आ सकते हैं। ये व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साइन किया जाता है सीपा। उसमें टारगेट रखा गया था 2022 में कि हम भारत और यूएई का जो बायलैटरल ट्रेड है वो $100 बिलियन कर देंगे। ये टारगेट सिर्फ 3 साल में ही आपका अचीव हो गया। इसी से उत्साहित होकर भारत और यूएई ने अब टारगेट रखा है $100 बिलियन, लेकिन एक्सक्लूडिंग ऑयल एंड प्रेशियस स्टोन्स। ऐसा क्यों? 2024 में दोनों कंट्री के बीच जो ट्रेड था वो $100.6 बिलियन का था, जिसमें क्रूड ऑयल और प्रीशियस मेटल्स का जो शेयर था वो था 45 बिलियन। इसका मतलब आधा जो ट्रेड है वो क्रूड ऑयल है जो भारत उससे खरीदता है, और भारत उसको अधिकतर चीज़ एक्सपोर्ट क्या करता है? प्रीशियस मेटल, सोना, चांदी, जेवर वगैरह सब करता है। इसीलिए देखो अब जो टारगेट रखा गया है वो कहता है कि क्रूड ऑयल, प्रीशियस मेटल छोड़ो, ये तो हम करते ही करते हैं, बाकी सामानों को एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे। और इसके लिए अगले 3 साल में $100 बिलियन का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, ये इस कंटेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है। ये भी याद रखिएगा, जो यूनाइटेड अरब अमीरात है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है आफ्टर यूएसए एंड चाइना। एक समय यूएई बहुत बड़ा पार्टनर भी हुआ करता था। अभी याद रखना, ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है आफ्टर यूएसए एंड चाइना। ये गुड्स का है, सर्विस का नहीं है। और अमेरिका के बाद भारत सबसे ज़्यादा जो गुड्स का एक्सपोर्ट करता है वो यूनाइटेड अरब अमीरात को करता है। ठीक है, तो यूएई, ये भी ध्यान रखना, ये भी कहीं कहीं पूछ लेता है। यूनाइटेड अरब अमीरात जो आज हम देख रहे हैं ये 1971 में बना था। ठीक है, 7 अमीराट्स, अमीराट्स का मतलब रजवाड़े थे ये। 7 अमीराट्स जो थे, अबू धाबी सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके पास तेल बहुत है, दुबई जिसके पास एक बूंद भी तेल नहीं है, दुबई के पास, शारजा, अजमान, अल क्वेन, रास अल खमया, ये 7 अमीरात मिलकर बनते हैं यूएई। याद रखना, दुबई के पास कोई तेल नहीं है। और दूसरा, यूएई की कैपिटल अबू धाबी है, दुबई नहीं। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ये जो आपका ट्रेड का टारगेट सेट किया गया था, ये डिसीजन कहाँ लिया गया था? ये डिसीजन लिया गया था एट द 13th इंडिया यूएई हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट। इसकी मीटिंग हुई थी, और ये मीटिंग हुई थी यूएई की राजधानी अबू धाबी में। इसको अटेंड करने के लिए भारत से गए थे पीयूष गोयल। इसका मतलब ये जो मीटिंग हुआ था उसको 2 लोगों ने चेयर किया, को चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल एंड शेख हामिद बिन जायद अल नहयान। ये कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के। ठीक है, इन्होंने किया था। और इस मीटिंग में प्रोग्रेस रिपोर्ट लिया गया था आपका भारत मार्ट का। वो क्या है? ये भारत मार्ट प्रोजेक्ट क्या है? जैसे देखो, मैंने कहा था बहुत फेमस है दुबई। दुबई के पास एक बूंद तेल नहीं है, लेकिन दुबई इतना पॉपुलर क्यों हो गया है? दुबई वालों ने क्या किया है, अपने आप को प्रोजेक्ट किया है एज अ फ्री ट्रेड एरिया। आप यहाँ पे आओ, ट्रेड करो, ये वो सब चीज़ करो। ये विजनरी लीडरशिप है वहाँ का। वहाँ पे उन्होंने सेटअप कर रखा है जबल अली ट्रेड फ्री जोन दुबई में। ये फ्री ट्रेड एरिया है। विश्व की अधिकांश कंपनी यहाँ पे आपको मिलेगी। वहाँ पे दुबई की कंपनी है डीपी वर्ल्ड, जिसका आप क्रिकेट में ऐड भी देखते होगे। उसको एक प्रोजेक्ट दिया गया है कि आप जबल अली ट्रेड फ्री जोन में एक ह्यूज बनाओ पवेलियन, जिसका नाम होगा भारत मार्ट।
भारत का मतलब इंडिया। ये कंप्लीट हो जाएगा 2027 में। इससे क्या फ़ायदा होगा? ये एक मॉल होगा, यहाँ पे शोरूम होगा और साथ में वेयर हाउस होगा। वेयर हाउस मतलब गोडाउन होगा। इंडियन कंपनीज जाएगी, मॉल की तरह दुकानें होगी, वो अपना सामान सबको दिखाएगी। और क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड के लगभग हर कंपनी ट्रेडर्स आते हैं, अगर उनको वो सामान पसंद आ गया, उसी के समय उसी लगे हाथ डील साइन हो जाएगी। और क्योंकि वेयर हाउस में उन्होंने सामान स्टोर करके रखा है, फटाफट उसको वहाँ से उस देश को भेज दिया जाएगा। इससे इंडियन एक्सपोर्ट को ज़बरदस्त बूस्ट मिलेगी। ये देखो एक प्रोजेक्ट है, इसके बारे में वहाँ पे रिव्यू किया गया था और ये उम्मीद है 2027 में ये पूरा हो जाएगा। इसलिए ये जो टारगेट रखा है ना 100 बिलियन ट्रेड का, एक्सक्लूडिंग ऑयल एंड प्रीशियस स्टोन, उसमें एक बहुत अहम भूमिका भारत मार्ट भी निभाएगा। ठीक है, अब देखो आज फॉरेन का बहुत न्यूज़ है। बिम्स्टेक यंग लीडर्स समिट मीटिंग। ठीक है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका जो यंग लीडर्स समिट मीटिंग था वो आपका हुआ था गुवाहाटी असम में। ये थोड़ा पुराना न्यूज़ है लेकिन काम का है, छूट गया था इसलिए कर दिया। तो फिर इस तरह का जो समिट होता है क्या याद करते हैं, कहाँ पे हुआ? गुवाहाटी। इसको इनॉग्रेट किसने किया? गवर्नर ऑफ असम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। किसने ऑर्गेनाइज किया? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। किसके साथ मिलके? भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के साथ मिलके। MEA इसको क्यों ऑर्गेनाइज किया है? जो 6th बिम्स्टेक समिट मीटिंग 2025 हुआ था वो हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में अप्रैल में इसी साल। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 21 इनिशिएटिव्स अनाउंस किए थे, उसमें से एक इनिशिएटिव था यंग लीडर समिट का। इसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भारत में आपका ये ऑर्गेनाइज करवाया है। और ये भी ध्यान रखना जो अगला बिम्स्टेक समिट मीटिंग होगा 7th, वो बांग्लादेश आपका होस्ट करेगा, क्योंकि थाईलैंड से ये चेयरमैनशिप बांग्लादेश को ट्रांसफ़र हो गया था। ठीक है, थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में जान ले। बिम्स्टेक इसको फाउंड किया गया था 6 जून 1997 को। तब उसका नाम था BISTEC, देश के नाम पे। B स्टैंड्स फॉर बांग्लादेश, I स्टैंड्स फॉर इंडिया, S फॉर श्रीलंका, T हो गया थाईलैंड, ठीक है, और E हो जाता था इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका मतलब बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड ये सारे कंट्री बे ऑफ बंगाल के हैं, है ना। थाईलैंड भी आता है बे ऑफ बंगाल में। फिर म्यांमार ने इसको ज्वाइन किया 22 दिसंबर 1997 को। उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम कर दिया गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो आज बिम्स्टेक के नाम से जानते हैं हम लोग इसको। तो इसका मतलब टोटल मेंबर कंट्री कितने हो गए? साउथ एशिया से हो गए इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। साउथ ईस्ट एशिया से 2 कंट्री है, थाईलैंड एंड म्यांमार। और इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? ढाका, बांग्लादेश में। और वो याद ही रखिएगा 7th समिट मीटिंग जो होगा वो बांग्लादेश में होगा और 6th समिट मीटिंग जो था अप्रैल 2025 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। इसमें समरी है जो बिम्स्टेक के मीटिंग हुए थे पिछले 3-4 महीने में, जो इंडिया में हुए थे। सेकेंड बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव, पहला भी भारत में ही हुआ था। ये हुआ था विशाखापट्टनम में, पहला भी विशाखापट्टनम में ही हुआ था। तो सेकेंड बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव दूसरी बार विशाखापट्टनम में हुआ और इनॉग्रेशन किसने किया था? सर्बानंदा सोनोवाल, जो मिनिस्टर हैं फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। फिर 4th बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है ना, इसको हमेशा होस्ट करता है NDMA, भारत की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इस बार वर्चुअली हुआ था इसलिए जगह का नाम नहीं आएगा, ठीक है। फिर मोदी साहब ने कैंसर पे भी बोला था, एक इनिशिएटिव था कैंसर वाला भी,
तो पहला फेज 1 बिम्स्टेक कैंसर केयर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम 2025, ये टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। इसको भी ऑर्गेनाइज किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। फिर ये काम का है फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, ये नई दिल्ली में हुआ था। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इसने इसको ऑर्गेनाइज किया था। स्पोर्ट्स में स्मृति मंधाना और अर्शदीप दोनों ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। वो रिकॉर्ड्स काम का है। पहला, स्मृति मंधाना जो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के सदस्य हैं, उन्होंने विमेंस क्रिकेट के वनडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट मैच में सेकंड फास्टेस्ट 100 बनाया है। ये 100 उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था और ये मैच कहाँ चल रहा था? फिरोजशाह कोटला में। उन्होंने सिर्फ 50 बॉल्स में ये 100 रन बनाए। ये देखो, भारत की सबसे फास्टेस्ट 100 बनाने वाली, ODI 100 बनाने वाली स्मृति मंधाना बन गई। लेकिन वर्ल्ड में ये रिकॉर्ड है ना, ये ऑस्ट्रेलियन लेजेंड मैग लेनिन के नाम है। मैग लेनिन ने ये रिकॉर्ड बनाया था सिर्फ 45 बॉल्स में अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ठीक है। स्मृति मंधाना के सेंचुरी के बावजूद भी लगभग 741 के आसपास रन्स बने थे मैच में। ऑस्ट्रेलिया ने 442 के आसपास बनाया था। इसके बावजूद भी इंडिया हार गई और इंडिया लगातार 11वीं बार ODI सीरीज ऑस्ट्रेलिया से हार गया विमेंस क्रिकेट में। आज तक इंडिया कभी भी ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज नहीं जीता है, इस बार भी वो हार गई। याद ये रखना, 2024 का जो ICC का वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड है, जो इस बार दिया गया था अभी, वो भी स्मृति मंधाना को दिया गया था। तो ये अवार्ड भी याद रखना। फिर अर्शदीप सिंह, ये पहले इंडियन क्रिकेटर बन गए, मेल क्रिकेटर, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट ले लिया। इसमें देखो क्या पूछता है कभी कभी, अर्शदीप सिंह का 100वां विकेट कौन था? ये 100वां विकेट थे विनय शुक्ला। और विनय शुक्ला कहाँ से है? ओमान। आप जानते हो अभी एशिया कप चल रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात में। ओमान के साथ मैच चल रहा था, अर्शदीप ने शुक्ला को आउट किया और उनके 100 विकेट्स बन गए। वो पहले इंडियन है जिन्होंने T20 में 100 विकेट्स लिए हैं। और ये इनका कौन सा मैच था? 64th T20 मैच था। इसी में याद रखिएगा, टेस्ट मैच में पहले भारतीय जिन्होंने 100 विकेट्स लिए थे वो विनू मांकड़ थे। इन्होंने 23 टेस्ट में ये कारनामा कर दिखाया था। वनडे इंटरनेशनल में पहला भारतीय बॉलर जिन्होंने 100 विकेट लिए वो कपिल देव हैं, जिन्होंने ये कारनामा 77th गेम में किया था। और ये याद रखना, जैसे स्मृति मंधाना को अवार्ड मिला है 2024 का, वो अवार्ड इस साल दिया गया है, उसी तरह 2024 का ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड वो भी अर्शदीप सिंह को मिला है। ये अवार्ड ना उनके परफॉर्मेंस में मिला था जो 2024 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था T20 का, उसके लिए उसको मिला था। ठीक है, ये सारे इस वीडियो के न्यूज़ थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।